झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक और मास्टर स्ट्रोक। एससी सीटों पर कब्जा करने के बाद अब एससी सीटों पर नजरें। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर ऐसे प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। नाम है बैजनाथ राम का, जो कि लातेहार से विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अब अंदर का खेला क्या चल रहा है और इसको लेकर क्या रणनीति बनाकर हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं, ये सीधा सीधा सवाल होगा हमारे सहयोगी राकेश जी से। आप बताएंगे। देखिए सृष्टि, जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि झारखंड में कई ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से सामने आती हैं। अचानक से कोई नया समीकरण दिखने लगता है, नई राजनीति देखने को लगती है। तो ये जो इस बार राज्यसभा के चुनाव के बहाने जो चीज़ें चल रही थी, उसमें ये माना जा रहा था कि परिवार का कोई सदस्य होगा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के बीच का होगा, हेमंत सोरेन के परिवार के बीच का होगा। लेकिन अचानक से आज जिस तरीके से ये घोषणा हुई कि बैजनाथ राम का नाम सामने आया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चौंकाने वाला नाम है। लेकिन इसके पीछे जो मेरी जानकारी आ रही है आज अभी बातचीत के दौरान कुछ लोगों से, कि ये जो पूरा मामला है इसमें हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की इच्छा है कि अगले चुनाव तक उनकी तैयारी ऐसी हो, विधानसभा चुनाव 2029, अगले विधानसभा के चुनाव तक उनकी तैयारी ऐसी हो कि वे पूरे के पूरे 45 सीटों पे जो अपने अकेले बल पे कब्जा कर पाएँ। और इसके लिए जो रणनीति बनानी थी, उसी रणनीति के तहत बैजनाथ राम को लाया गया है। आपने देखा होगा कि एसटी की सीटों की जब बात आती थी तो 28 सीटों में से 27 सीटें लगभग गठबंधन के पास है, उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 19 सीटें हैं। तो ऐसे में एसटी सीटों पे तो कब्जा पहले से दिखाई पड़ रहा था, उस समय भी सरना कोड और बाकी चीज़ों को लेकर चला रहा था। अब बाकी जो बचे कि अगर उनको 45 सीट लाना है तो कैसे लाएंगे, तो अब एसटी के बाद से अब एससी सीट पे कब्जा जमाना है। अभी की बातचीत की जाए तो 9 सीटें ऐसी हैं जो एससी की हैं राज्य में यहाँ पे। अब उसमें कांग्रेस के पास कुछ सीटें हैं, बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, माले के पास भी, इस तरह से करके बिखरा हुआ सीट है। अब उनके वोट बैंक को कैसे अपने तरफ लाया जाए, इसकी तैयारी थी। और इस बार निश्चित तौर पे बैजनाथ राम के नाम को सामने लाकर इस दिशा में एक कदम हेमंत सोरेन ने और बढ़ा दिया है। देखिए, हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें, मूल रूप से बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो उनके घर की उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन की भी चर्चा हो रही थी, उनकी बहन अंजनी सोरेन की भी चर्चा हो रही थी, और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा हो रही थी कि शायद हेमंत सोरेन खुद राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में ये अचानक से ऐसे नाम की घोषणा कर देना जिसको लेकर सारे लोग अवाक रह गए। तो क्या लगता है कि पार्टी एक अलग ही रणनीति लेकर चल रही है पूरे झारखंड में, आने वाले विधानसभा चुनाव को टारगेट करके चल रही है? देखिए, पिछले 5-6 साल या 8 साल की बातचीत की जाए तो हेमंत सोरेन बड़े ही मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। कई बार उन्होंने इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेला है जो बड़ी कारगर ढंग से राज्य में लागू हुआ है। आपने देखा होगा कि हफीजुल हसन अंसारी जो मिनिस्टर बने थे, उनके पिता की जब मौत हुई थी तो बिना विधानसभा जीते ही विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था और उनकी जीत नहीं हुई थी, विधायक नहीं बने थे, इसके बावजूद उनको मंत्री पद का शपथ दिला गया था। इसके अलावा कई बार उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि बड़ी ही परिपक्वता के साथ अपनी पार्टी को चलाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आज की बातचीत की जाए तो बैजनाथ राम का भी मामला कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से राज्य में जातिगत समीकरण को लेकर बातचीत हो रही है, एसटी के बाद एससी, एससी के बाद कुर्मी, ये सारी चीज़ें कड़ी दर कड़ी नजर आएंगी और तमाम राजनीतिक दल के लोग जरूर इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं। मतलब कई कड़ियां एक दूसरे से अब जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जातिगत समीकरण को लेकर अगले चुनाव में पूरी तैयारी होगी और तमाम राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, सभी लोगों की नज़रें इस दिशा में रहेंगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि पहली एक सीट पे तो निश्चित है, निश्चित तौर पे राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो जाएंगे बैजनाथ राम। तो वो एक पूरे राज्य में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि हेमंत सोरेन, अभी तक एसटी की बात हो रही थी कि एसटी मतलब आदिवासियों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे अब एससी की भी बात होगी, यानी कि अनुसूचित जनजाति के वोटरों को भी कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की जाएगी और इसका फायदा उनको आने वाले समय में दिखाई पड़ सकता है। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले हम लोग जब वीडियो शूट कर रहे थे तो उस दरमियान हमारी आपकी एक बातचीत भी हुई थी, जब उनके घर परिवार वालों के नाम की चर्चा हो रही थी राज्यसभा जाने को लेकर या चुनाव के प्रत्याशी के नाम को लेकर। तब एक मामला सामने ये निकल कर आया था कि हो ना हो कहीं ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारेंगे जो टोटली 2029 के विधानसभा चुनाव में वोट बैंक साधने का काम करेगा। तो क्या लगता है कि ये जिनकी नाम की चर्चा हो रही है बैजनाथ राम, वो क्या वोट बैंक साधने में सक्सेसफुल रहेंगे 2029 में? देखिए, ये बैजनाथ राम पुराने नेता हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और राज्य में उनकी पकड़ भी अच्छी खासी बनी हुई है, क्योंकि वे एक बार मंत्री भी रह चुके हैं।
तो लोगों के बीच उनकी पकड़ है। और जिस इलाके से आते हैं, आप पलामू का इलाका पूरा इलाका कहा जाता है कि वहाँ पे जो जातिगत समीकरण है, वहाँ SC की काफ़ी बहुल संख्या है वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ सीटें हैं, 9 सीटों में से मुझे लगता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे सीधे सीधे अगर बैजनाथ राम सक्रिय होंगे तो फ़ायदा इनको मिलना शुरू हो जाएगा पार्टी को। ये सारे समीकरण मुझे लगता है कि JMM और उनकी पार्टी ने हेमंत सोरेन के साथ बैठकर तय किया है। और इस बार का जो ये फैसला है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस वोट बैंक को सहेजने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद फिर इंतजार करना होगा कि अगला क्या स्ट्रेटेजी नज़र आता है, क्या किस तरीके से हेमंत सोरेन काम करेंगे। लेकिन राज्यसभा के बहाने निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन एक बार फिर से अपनी उस परिपक्वता को भी दिखा रहे हैं, पार्टी को मजबूत भी करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में जब जिसकी चर्चा में और हम और आप बार बार कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त झारखंड बनाने की बात आ रही है, उस दिशा में ये फिर से एक अगला कदम माना जा सकता है। JMM के वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, वोट बैंक प्रतिशत पे थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप ध्यान आकर्षित कराएं हमारे दर्शकों का। वोट बैंक प्रतिशत का क्या सीन है JMM का? देखिए, अमूमन जो माना जा रहा है कि अकेले बल पे JMM का 23% से 25% का वोट बैंक है। उसमें आदिवासी सीटों की बातचीत की जाए तो वहाँ और भी बेहतर परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अब की बातचीत की जाए, क्योंकि पलामू का इलाका JMM के लिए गढ़ नहीं माना जाता था, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि RJD का जहाँ जहाँ इलाका रहा है, उस इलाके में भी JMM की पकड़ उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ती थी। और वहाँ पे SC सीटें हैं, तो ये जो सारे वोट बैंक होंगे उससे उनका प्रतिशत बढ़ेगा, वहाँ वो सीटों की संख्या बढ़ सकती है। और आप देखेंगे आने वाले समय में, मुझे जो लग रहा है इस बार के इस तरीके और ख़ास करके जो रणनीति दिखाई पड़ रही है, उसमें हो सकता है कि अकेले बल पे चुनाव लड़ें। जो बिहार का अनुभव रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वहाँ पर उनको नहीं दिया गया गठबंधन में साथ, उसका खामियाजा किस तरीके से यहाँ निकालेंगे ये भी देखना होगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस, RJD या बाकी तमाम दलों से अलग हटकर झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। और उनका जो लक्ष्य होगा वो 45 सीट से ज़्यादा सीटों पर कब्जा जमाने का होगा। और मुझे लगता है कि इसी रणनीति के तहत इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और इस बार भी वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप अगर गिनती करेंगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कई ऐसी सीटों पर है जहां दूसरे और तीसरे स्थान पे है। वहां वोटों का अगर आंकड़ा निकाला जाएगा, SC सीटों को कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, तो हो सकता है सीधे जीत सुनिश्चित हो जाए JMM की और आसानी से सरकार बना ले। तो ये बड़ी ही अच्छी रणनीति बनाकर हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आने वाले समय में निश्चित तौर पर राज्य में चुनाव के समय दिखाई पड़ेगा। मतलब ST सीटों को तो उन्होंने साध ही लिया है अपने अंदर। हेमंत सोरेन की बात करें तो SC पर भी एकदम पूरी रणनीति बनाकर चल रहे हैं। आने वाला भविष्य एकदम SC को लेके वो चल रहे हैं आने वाले भविष्य में। देखिए, ये झारखंड में जातिगत समीकरण थोड़ा कम देखा जाता था पहले। आप शुरुआती दौर में देखा जाता था सर, मुझे लगता है अभी ये चीज़ें अब बढ़ गई हैं, अब बढ़ती नज़र आ रही हैं। और अलग अलग सेगमेंट बनाकर, जैसे कि आदिवासियों की संख्या को लेकर के बातचीत हुई, उनके अधिकार को लेकर के लगातार चुनाव हुए। आपने देखा होगा कि अभी भी तमाम राजनीतिक दल के लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और उसी तरह कुर्मी को लेकर भी बार बार बातचीत होती थी। अब पहली बार ऐसी स्थिति नज़र आई है जो SC सीटों को लेकर के या SC प्रत्याशी के नाम पर कैसे वोट बैंक को सहेजा जाएगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अब बाकी की राजनीतिक दल किस तरीके से देखेंगे ये देखना होगा, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन तमाम मामलों में आगे चलते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। मतलब कई दिनों से हेमंत सोरेन बिल्कुल चुप थे और उन्होंने अचानक से विस्फोट कर दिया है। ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि बैजनाथ राम को टिकट मिल पाएगा। लोग अंदाजा लगा रहे थे उनकी बहन को मिल सकता है, बीवी वाइफ को मिल सकता है या परिवार के किसी अन्य सदस्य को दिया जा सकता है। लेकिन बैजनाथ राम को लेकर के किसी तरह की पार्टी के अंदर चर्चा नहीं थी। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी सोच के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है। और हेमंत सोरेन जब लीड कर रहे हैं उनकी पार्टी को, तो इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है। और अब लग रहा है कि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी, जो पुरानी पार्टी के बारे में कहा जाता था कि अपरिपक्व हैं हेमंत सोरेन, लेकिन वो अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूरे परिपक्वता के साथ वो राजनीति करते नजर आ रहे हैं। और बाकी जितने भी दल हैं, कहीं ना कहीं उनको पटकनी देने की कोशिश की जा रही है। आपने परिपक्वता की बात की है, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। आने वाले समय में हेमंत सोरेन को और उनकी पार्टी को, JMM को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो आंदोलन से जुड़ी पार्टी है। झारखंड अलग राज्य में उनकी भूमिका काफ़ी अहम बताई गई थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से मजबूत सरकार बनाकर 2019 के चुनाव से लेकर अब तक वे सरकार चला रहे हैं, तो कई बार रणनीति में वे कारगर रहे हैं। लेकिन आज की अब कही जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनके पास एजेंडे हैं, उनके पास मुद्दे हैं और साथ साथ उनका एक मकसद है। झारखंड गठन के समय जिन उद्देश्यों की हम बार बार चर्चा करते हैं, उस पर कितना खरा उतरना
करने की कोशिश करेंगे, ये वक्त बताएगा और वही आगे की उनकी भविष्य को भी तय करेगा कि कैसे उनकी राजनीति होगी। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि पिछले 5 साल के बाद से अब 2 साल इधर होने जा रहा है, मतलब 7 साल के कार्यकाल की चर्चा करें तो बुनियादी मुद्दों पे उनको काम करना होगा। जातिगत समीकरण की तो बात हो ही रही है और आप देख सकते हैं कि नक्सलवाद खत्म हुआ है तो विकास के मुद्दे पे बात होगी। केंद्र सरकार से तालमेल की हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखा जाएगा तो राज्य का अगर भला होगा तो शायद ये मजबूती और भी कारगर रूप से काम करेगी और लंबे समय तक झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी काम कर सकती है। देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव है वो 18 जून को होना निर्धारित किया गया है। फिलहाल नितिन नवीन जो हैं वो रांची आ चुके हैं और लगातार भाजपा की जो है वो बैठक चल रही है, कार्यकर्ताओं से वो मिल चुके हैं। कांग्रेस ने अपने एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि होने वाला राज्यसभा चुनाव 2 सीटों के लिए जो झारखंड में होने वाला है बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग फेज में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम आगे भाजपा के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने की भी थोड़ी इंतजार कर ले, वो होता है, फिर हम आपसे आगे के और भी मुद्दों पर बात करेंगे, राजनीतिक परिचर्चा करेंगे। आप देखते रहिए TV45। मैं सृष्टि थी आपके साथ और मेरे साथ थे मेरे सहयोगी राकेश।